हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। अब बेटे इसमें नाम से हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रहा है। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब सम टेक्निक्स होंगी जिसमें हम जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स for the manufacture of useful products for welfare of mankind। इंसानियत की फ़लाह के लिए मुफीद प्रोडक्ट्स का बनाना किसके इस्तेमाल के ज़रिए? लिविंग ऑर्गेनिज़म के इस्तेमाल के ज़रिए। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई शय नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का आगाज़ तब से हो गया था जब फार्मिंग शुरू हुई थी, जब फार्म बनाने शुरू किए गए थे। बकरियों के रेवड़ फार्म है, गाय भैंस, आप इनके 10-10, 15-15, 8-8, 4-4 के ग्रुप रख लेते हो घरों में, डेरों में, वो फार्म्स हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है वो तो एक आप फिर एक स्टेप आगे चले जाते हो, लेकिन ये भी फार्मिंग में शामिल है। आप फसलों को बैच वाइज बोते हो, ये भी फार्मिंग है कि इस दफ़ा हमने गंदम बोई है, आलू बोए हैं, ये भी फार्मिंग है। अब इस फार्मिंग के दौरान क्या ध्यान रखा जाता था? यही देखा जाता था कि मकसद क्या है। गोश्त हासिल करना है तो हम वैसी नस्ल के गाय या भैंसे जमा करते थे। अगर हमने दूध हासिल करना है तो उस कैपेबिलिटी की गाय भैंसें जो हैं वो इकट्ठी की जाती थी। अब ये आप कह लें कि एक तरह के जीन्स, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल, अपने फ़ायदे में इस्तेमाल होने वाला जेनेटिक मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे होते थे। तो ये नई बात तो नहीं। अब इसके अंदर जो नई एडवांसमेंट आई वो आई जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ये बायोटेक्नोलॉजी की ही किस्म है, लेकिन ओल्ड फॉर्म जो है उसको हम फार्मिंग कह देते हैं, ओल्ड फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जो नई आ चुकी जिद्दत इसमें आ चुकी, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यू बायोटेक्नोलॉजी, कि ये बायोटेक्नोलॉजी की एक नई किस्म है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन synthesize न्यू DNA। हम इस काबिल हो चुके हैं कि नया DNA अपनी मर्जी के ख्वास वाला। वी कैन रिपेयर एग्जिस्टिंग DNA। हम पहले से मौजूद DNA को रिपेयर कर सकते हैं अगर उसमें कोई ख़राबी आ चुकी। We can cut gene of interest from the DNA। हम अपनी मर्जी का जीन उस DNA से निकाल सकते हैं। We can paste gene of interest। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम अपनी मर्जी का नए DNA के अंदर जीन पेस्ट कर सकते हैं। We can delete gene of uninterest, जो हमारे किसी काम का नहीं, हम उस जीन को निकाल सकते हैं। अब बेटे
जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस हद तक एडवांसमेंट आ चुकी है, यू बिलीव और नॉट, बट इट एग्जिस्ट। इंजीनियर्ड बेबीज, ये आज की टर्म है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे आप लिख के सर्च कर सकते हो, व्हाट आर इंजीनियर्ड बेबीज। जब जाइगोट बनता है तब उसके जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें तब्दीलियां करके अपनी मर्जी के ख़ास उस नेक्स्ट बेबी में लाए जा सकते हैं। अब ये एडवांसमेंट जो है हमारे यहाँ तो मुस्लिम कल्चर है, हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते रिलीजियसली, बट यूरोपियन कंट्रीज़ या और आप कह लें प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ये, लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। चूँकि नेचर से हम परे हटते हैं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी अपनी जगह साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट ये काम हो रहा है। ओके, अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ ये कब हुआ? जब 1944 ये बात अजबर हुई कि डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स, कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और ये रिस्पॉन्सिबल है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात के मुंतकिल करने के लिए। अब इसके बाद बेटे, पहले तो यही समझा जाता था कि डीएनए जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा जानदारों के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाता है, लेकिन एज एडवांसमेंट्स प्रोसीडेड, एंजाइम्स जो थे जो डीएनए की तैयारी में इस्तेमाल होते थे उनको अलहदा किया गया और उनको अलहदा करके साइंटिस्ट बिकम एबल टू सिंथेसाइज डीएनए आउटसाइड द बॉडी। वो उस काबिल हो गए कि डीएनए जो था वो जिस्म के बाहर, बॉडी के बाहर, सेल के बाहर जो है वो अपनी मर्जी का तैयार किया जा सके। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है ना उसकी तैयारी के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए वो वाले, तो फिर उनको तरतीब देना तो वो बाकी मुमकिन नहीं। अच्छा जी, फिर बेटे 1978 ह्यूमंस ने इंसुलिन हार्मोन जो है ये तैयार किया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। वो कैसे? इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर दिया। आगे हम इस चैप्टर में इसकी डिटेल देखेंगे। जैसे जैसे वो बैक्टीरिया बढ़ता चला गया, अपनी तादाद बढ़ाता चला गया, वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर साथ इंसुलिन बनाता गया और उस इंसुलिन को फिर कमर्शली जो था वो बेचा जाने लगा। वो डायबिटीज़ के लिए एक रेमेडी के तौर पर, टैबलेट से छुटकारे के तौर पर इंसुलिन जो थी वो मार्केट में सेल होने शुरू हो गई। बेटे फिर उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में क्या था कि सारे का सारा जो जेनेटिक मटेरियल इंसान के अंदर मौजूद है उसकी मैपिंग की जाए। मैपिंग से मुराद उस सारे को रीड किया जाए, पढ़ा जाए, जीन्स को देखा जाए और उनसे मुतल्लिका जो खसूसियात हैं उनको स्टडी किया जाए। मतलब उस जेनेटिक मटेरियल के मुतल्लिक स्टडी थी सारी की सारी, इंसानी जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च हुआ 1990s और ये पब्लिश हुआ 2002 में। अब इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारी नई राहों का आगाज़ किया, बहुत सारी नई चीज़ें जो थीं वो सामने आई।
अब बेटे बायोटेक्नोलॉजी इतनी बड़ी मतलब ब्रांच बन चुकी है बायोलॉजी की कि ये एक सेपरेट साइंस के तौर पर स्टडी की जाती है, क्योंकि अब इसके अंदर झैली इदारे इसके बहुत बन चुके। पौधों के लिए अलहदा से टेक्निक्स हैं, एनिमल्स के लिए अलहदा से टेक्निक्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलहदा से टेक्निक्स हैं। फिर आप एक एक करेक्टरिस्टिक पे जाओ ज़रा, तो वो हमारे पास एक हेडिंग में इसको कवर करना मुश्किल। अब ये बजाते खुद एक बड़ी साइंस के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है आजकल के एडवांस दौर के अंदर। अब ये मर्ज हो चुकी बहुत सारी दूसरी साइंसेस के साथ, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जितने भी ये डीएनए की ही हम बात कर लें, ये भी तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये तैयारी करवाता है प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स के ज़रिए जीन्स अपना इजहार करते हैं, तो वो भी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो सारे के सारे किस में स्टडी होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब बेटे अगर हम इसका स्कोप देखें बायोटेक्नोलॉजी का, तो डिफरेंट फील्ड्स को ये कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल इन मेडिसिन, इट्स स्कोप इन मेडिसिन, उसके बाद इट्स स्कोप इन फूड एंड एग्रीकल्चर, उसके बाद एनवायरनमेंट के अंदर, इन मेडिसिन जैसे हमने डिस्कस किया, इंसुलिन जो थी वो प्रिपेयर की गई आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह बहुत सारे हार्मोन, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन, ये बैक्टीरिया के ज़रिए पैदा किया गया। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स वो तैयार किए गए मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ जीन थेरेपी, जो आज कल सबसे इंटरेस्टिंग और ट्रीटमेंट समझा जाता है, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनके लिए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है? जेनेटिक मेकअप भी चेंज कर दिया जाता है। उस डिफेक्टेड जीन को निकाल के या रिपेयर किया जाता है, या उसकी जगह सही जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब बेटे बायोटेक्नोलॉजी आल्सो प्रूव्ड मच बेनिफिशियल इन द फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन मीन ये जो आपकी क्रिमिनलिटी के लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए, पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल हो रही है, डीएनए मैचिंग, फिंगरप्रिंट्स, अब उसमें भी ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही। अब अगर इधर आए हम फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर में बेटे फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड फूड से मुराद आपके अचार, आपकी ब्रेड, ये जो बेकरी आइटम्स है, ये फर्मेंटेड फूड्स के अंदर शामिल है। आपके बेवरेजेस, बेवरेजेस से मुराद आपके मशरूबात, ये मॉल्ट 79 लेमन मॉल्ट के नाम से। अब ये आपके बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत। अब बेटे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से मुराद जिनका जेनेटिक मेकअप तब्दील हो चुका, तब्दील कर चुके आप, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ब्रायलर मुर्गी, अब इसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर लिया गया। अंडे देने वाली मुर्गियां, वो लहदा से। आपकी ये जो हाइब्रिड आप कहते हैं फसलें, सब्जियां, शलजम, मूली, खीरे,
आपके हाइब्रिड फ्रूट्स जो हैं उनके जेनेटिक मेकअप तब्दील कर लिए गए कि एक पौधा एक सीजन में एक दफ़ा फल देता था, अब वही पौधे, अमरूद के पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक साल में 3 दफ़ा फल दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये वही नॉर्मल पौधा है? नो, अब इसके अंदर तब्दीलियां कर ली गई, अब वो ट्रांसजेनिक है। तो अपनी मर्जी के ख्वास, अपनी मर्जी की ज़रूरियात, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स, अपनी मर्जी की मिकदार हासिल करने के लिए जानदारों में तब्दीलियां करके उनको ट्रांसजेनिक कर लिया जाता है। तो उनसे अपनी मर्जी के मकासद जो हैं वो हासिल किए जाते हैं। Many animals like mice, goat, cows have been made transgenic to get medicine through their milk, blood or urine. अब बहुत सारे जानदारों को ट्रांसजेनिक करके अपनी मर्जी की मेडिसिन्स हासिल करने के लिए थ्रू देयर मिल्क, ब्लड एंड यूरिन, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, वहाँ पे घोड़े रखे गए हैं। अब वो घोड़े क्यों पाले गए हैं? उन घोड़ों से स्नेक विनोम के लिए मेडिसिन हासिल की जाती है। सांप ने डस लिया, उसकी जो मेडिसिन है वो कहाँ से आती है? अब उन घोड़ों में अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियत या उनके जेनेटिक मेकअप में ऐसी तब्दीली पैदा करके हमने, इंसानों ने, उनके ब्लड से या यूरिन से एक्सट्रैक्ट की जाती है वो मेडिसिन, जो कि एक जान बचाने वाली मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो हम तब्दीलियां करके अपनी मर्जी के ख्वास हासिल करते हैं, उन जानदारों से अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल करते हैं। अब एनवायरनमेंट के अंदर, अब बेटे केमिकल जो हैं फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स हम फुलफिल हो चुके, वजह उनके नुकसानात ज़्यादा। अब बेटे जिंदा जानदारों को बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बायो सेंसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बायो सेंसर्स मीन अगर किसी कंपोनेंट की एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो उसका रंग और है, उस ऑर्गेनिज्म का रंग और है, उस ग्रोथ का रंग और है। अगर वो कम हो जाती है या नॉर्मल हो जाती है तो उसका कलर और है। तो सेंसर का काम क्या होता है? इंडिकेट करना, बताना। तो वो जिंदा जानदार यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन
लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। तो वो जिंदा जानदार जो हैं वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ये जो वाटर ट्रीटमेंट है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, इसके लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसको अगेन प्योर वाटर के अंदर तब्दील किया जा सके। जो सीवेज के पानियों में आप कह लो ब्लॉकेज आ जाती है, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को वो आम कंपोनेंट्स नहीं ख़त्म कर सकते या वहाँ तक रसाई नहीं है आपकी किसी भी फिज़िकल शय की, तो वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो दाखिल किए जाते हैं, उसकी ओपनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमने वाटर पोल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि ऑयल टैंकर्स जो हैं, बड़े शिप्स जो हैं, उनसे ऑयल लीकेज होता है और वो समंदर की तह के ऊपर फैल जाता है, और उसके समंदर की तह के ऊपर फैलने से क्या होता है, लाइट नहीं जा पाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से नीचे मौजूद एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं उस स्पिल्ड ऑयल को ख़त्म करने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी इस तरह से हमारी इन फील्ड्स के अंदर कारआमद साबित होती है। अब बेटे, जिस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग एक हमारा इम्पोर्टेंट आप कह लो कंपोनेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, इसी तरह ही हमारी फर्मेंटेशन it is playing an important role in the biotechnology. What is fermentation? As you recall your 9th class, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन का प्रोसेस, याद है? रेस्पिरेशन जो थी उसमें क्या थी, दो कैटेगरीज थी कि ये एरोबिक होती है और एनारोबिक होती है। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी, इसमें क्या था कि ग्लूकोज जो था उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में तब्दील हो रहा था, साथ हमें क्या दे रहा था, एटीपी। अब ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, पहली बात ये इनकम्प्लीट है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता था, ग्लूकोज से पायरोवेट तक बिल्कुल सेम जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हुआ। उसके बाद इसके फेट चेंज हो जाते थे, दो तरीके के हो सकते थे कि पायरोवेट से एसिटल्डिहाइड बने, एसिटल्डिहाइड से अल्कोहल एथानॉल ये बन जाए। यहां से एक कार्बन, ये चूंकि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन जो है CO2 की सूरत में यहां से निकल जाता है। या
पायरोवेट से लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड। अब बेटे ये जो अल्कोहल जिसकी प्रोडक्ट है एथेनॉल है, इसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जिसमें लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन का नाम दिया। मतलब अगर कोई हमें कहे डिफाइन फर्मेंटेशन, तो हम बाआसानी बता सकते हैं इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन भी बहुत पुराना तरीक़ेकार है, ये भी नया नहीं है। अब इसमें एडवांसमेंट आ चुकी। शराब अब बनना शुरू हुई है, ये तो बहुत सालों, हजारों सालों, लाखों सालों पहले से बन रही है, फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जा रही है। ये जो खलियां पड़ना अब शुरू हुई हैं, दूध से दही का बनना अब शुरू हुआ है। तो दूध से दही का बनना लैक्टिक एसिड ही बनता है। अब ये जो आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, दिस इज डन बाय द बैक्टीरिया। ये किसके जरिए की जाती है? बैक्टीरिया के जरिए। ये आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ये फंजाई का नाम है। फंजाई जो हैं वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं। अब इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में हम डिपेंडिंग अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स, मतलब हम स्पिरिट हासिल कर सकते हैं, डिस्टिल्ड स्पिरिट। हम मॉल्टेड जो हैं बेवरेजेस वो हासिल कर सकते हैं, जैसे आबे जौ को मॉल्ट करके फर्मेंट करके हम उनका पानी हासिल करते हैं। अब मुख्तलिफ ये आपकी जो फर्मेंटेशन है, ये भी आगे मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है, एप्लीकेशन इसकी हैं, जैसे इन द फूड, फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड से मुराद आपके दूध से चीज का बनना, योगर्ट का बनना, ये फर्मेंटेशन ऑफ फूड है। फर्मेंटेशन के जरिए ये हासिल किया जा रहा है। अब इससे हासिल क्या होता है? वो चीज़ प्रिजर्व हो जाती है। वो चीज़ क्या हो जाती है? ख़राब नहीं होती, मज़ीद ख़राब नहीं होती। मैंने मज़ीद का वर्ड क्यों कहा है मैं आगे जाके बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल प्रोडक्ट्स मीन कॉमनेस्ट टाइप ब्रेड जो है, बेकरी के अंदर इस्तेमाल होने वाला ब्रेड जो है, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट, wheat dot is fermented by Saccharomyces cerevisiae along with some lactic acid bacteria। तो सीरियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस फर्मेंटेशन के ज़रिए हासिल किए जाते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे हमारी बेकरी आइटम्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला आटा जो है उसको फर्मेंटेशन के ज़रिए फुलाया जाता है और उससे उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बेटे, डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि हमारा दही
चीज़, बटर। अब दही से बटर बनता है, डायरेक्टली दूध से तो नहीं बन जाता, तो डेयरी प्रोडक्ट्स इससे हासिल की जाती हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अब ये आपके अचार, मसाला जात जो है वो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इसका बेटे फ़ायदा क्या होता है? अचार के साथ आप रोटी खाते हो, जल्दी हजम हो जाती है, भूख अगली नेक्स्ट रोटी के लिए भूख जल्दी लग जाती है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो आप खा मज़े से लेते हो, मतलब खाना न्यूट्रिशियस हो गया। दूसरा, इजीली डाइजेस्टिबल, वो आसानी से डाइजेस्ट जो है वो हो चुका। अच्छा, अब ख़राब दही, ब्रेड, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ख़राब के वर्ड पे मेरी हंसी इसलिए आई थी कि मज़ीद ख़राब नहीं होने देता। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाई जाती है, जो आम तौर पर देसी शराब बनाने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो गला सड़ा फ्रूट इकट्ठा करते हैं, साफ सुथरा धो के कपड़े से मल के साफ करके फ्रूट नहीं डाला जाता उसमें। वो कोशिश की जाती है कि गला सड़ा फ्रूट वो इकट्ठा किया जाए, या उस फ्रूट को, सही फ्रूट को जानबूझ के ख़राब किया जाता है कि सारा सही रख लिया, उसके अंदर एक गला हुआ दाना। अब उससे क्या होता है? अब उससे उस फ्रूट को बंद करके, कवर करके, एयर टाइट करके, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन ना जा सके, ज़मीन में दबा दिया जाता है, जो वैसे आम तौर पे हमारे पेंडू लोग बनाते हैं, कम खर्च बाला नशीन वाली। अब उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया। अब उनको ये नहीं पता कि ये फ्रूट गला किसकी वजह से है, किस बैक्टीरिया या किस फंजाई या किस एलजी की वजह से गल गया। अब वो एक फिक्स पीरियड के बाद उस अपने बर्तन को निकालते हैं और उसमें से अपनी शराब कशीद कर लेते हैं लहदा से, और बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो फेंक देते हैं कि वो पहले ही ख़राब चीज़ से बनाई है, इसलिए वो मज़ीद ख़राब नहीं होती। अच्छा, अब ये जो अल्कोहल बनी, अब उनकी किस्मत है कि या पी के टुन हो जाएंगे या बिल्कुल ही 100% टुन हो जाएंगे। सुने हैं ना वाकयात के देसी शराब पी और इतने जवान इकट्ठे ही, कभी सुनी है? आती रहती हैं ये जब ईस्टर या ईद इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो वो देसी शराब पीने वाले अक्सर बेचारे लुढ़क जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको नहीं पता होता कि सर वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है। अब अगर तो बन गई एथानॉल, वो तो पीने वाली शराब थी, ठीक है, और अगर ये सैक्रोमाइसिस सेरिवसाई की बजाय कोई और ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद था, मेथानॉल बन गई, जहर है। सिप्रेट बन गया, जहर है। अब वो जहर पीने की वजह से वो फिर उनकी डेथ हो जाती। ठीक हो गया? मतलब वो पीने वाली नहीं होती, वो या परसेंटेज का डिफरेंस आ सकता है कि कुछ परसेंट एथेनॉल बन गई, कुछ मेथेनॉल बन गई, और कुछ उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बन गई। और उन्होंने तो देसी शराब समझ के पीनी है ना, जबकि वो शराब नहीं होती, पीने वाली नहीं होती, वो कोई और अल्कोहल हो सकता है, प्रोपाइल बन जाए, कोई और बन जाए। तो जो फैक्ट्रीज के अंदर तैयार की जाती है उसमें तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, पता होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं, पता होता है कि ये फल है, इनकी प्रोडक्ट ये हासिल होगी। वो प्रॉपर एक रिसर्च के बाद बनने वाली प्रोडक्ट होती है, तो इसलिए वो महंगी भी होती है और उतनी ख़तरनाक भी नहीं होती। अब बेटे ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जहाँ तक हमने पढ़ा, हमने ये देखा है कि ये कुदरती तौर पर होने वाला प्रोसेस, लेकिन इस कुदरती प्रोसेस को ज़्यादा कारआमद बनाने के लिए हम इनको मसनूई तौर पर करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के कंटेनर्स के अंदर। और वो जो अपनी मर्ज़ी के
कंटेनर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं फर्मेंटर्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटर्स क्या हैं? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये बहुत बड़े बड़े स्टील के बने हुए, ग्लास के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, बहुत बड़े बड़े, आप कह लो सिलेंड्रिकल शेप इनकी कोई भी हो सकती है, कंटेनर्स हैं। इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये क्या देते हैं? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब उसका मतलब क्या है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मीन ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस जानदार को जिंदा रहने के लिए, जो जानदार हम फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्टिमम पीएच, उस जानदार के लिए जो पीएच चाहिए उसे जिंदा रहने के लिए, वो पीएच प्रोवाइड की जाएगी। ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल और एयर प्रेशर। 7 न्यूट्रिएंट्स, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स, कि उस शय को जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो ऑप्टिमम होगा, जिस पे उसकी ग्रोथ मैक्सिमम, जो उसकी मनपसंद खुराक होगी वो दी जाएगी। अब बेटे अगर इतना उनका ख्याल रखा जाएगा तो फिर वो भी तो प्रोडक्ट्स उसी लिहाज से देंगे। अच्छा जी, अब ये जो फर्मेंटर्स हैं इनमें इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी मर्जी से बदला जा सकता है। अब ये जो फर्मेंटर्स हैं हमारे पास फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक में हमने एक ही दफ़ा सबस्ट्रेट भी डाल देना। अब ज़रा बात समझने की कोशिश करना। सबस्ट्रेट हम किसे कहेंगे? यहाँ पर सबस्ट्रेट हम कहेंगे जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है। इसको खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करेगा और इससे हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाएगा। और इसमें दाखिल किया जाता है प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे फंजाई भी शामिल है, एलजी भी शामिल है, बैक्टीरिया भी शामिल है। प्योर कल्चर क्या होता है? हमने अगर उसमें वो ग्रोथ डालनी है प्योर कल्चर की, मसलन हमने ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चर्शिया कोलाई बैक्टीरिया जो है वो एडअप करना है, तो वो जो हमारे पास ग्रोथ होगी, इनोकुलम होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्चर्शिया कोलाई बैक्टीरिया ही होगा, कोई और दूसरा उसके अलावा मौजूद नहीं होगा। अब इस्चर्शिया कोलाई में हमने जेनेटिक मेकअप तब्दील करके इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन का जीन डाला हुआ है। जब वो ग्रो करेगा और उससे हमारे पास इंसुलिन हार्मोन इस फर्मेंटर के अंदर हासिल होगा। पर अगर उसके अलावा भी कोई बैक्टीरिया मौजूद होगा तो इंसुलिन भी बनेगी, साथ उसकी अपनी प्रोडक्ट भी आएगी। तो इसलिए हमने इसके अंदर प्योर कल्चर जो है वो डालने होते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट एक ही रहे और प्योर फॉर्म में रहे। और यही तो फर्मेंटर के इस्तेमाल का एडवांटेज है हमें, कि हमें प्योरेस्ट हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल होती हैं। अब इसमें एक यूनिवर्सल तरीका ये इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमने सबस्ट्रेट उसके अंदर डाल दिया, सबस्ट्रेट क्या होता है? अब आपकी नज़र में हो कि ये पता नहीं कौन सी अहम शय या कोई गैर मुल्की शय होगी। सर, सबस्ट्रेट हमारी हर पहले से मौजूद ज़ाया शय हो सकती है। मसलन आपकी शुगर मिलों के अंदर निकलने वाली गन्ने की फोक,
तो किसी इस्तेमाल के लिए तो नहीं, बेकार शय है, फेंकी जाएं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनने दे उन्हें, वो सर सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। बहुत सारी फैक्ट्रीज का वेस्ट जो है वो यहाँ पर सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो फर्मेंटर्स का दूसरा फ़ायदा, ये आपकी वेस्टेज, आपको माहौल को आलूदा जो होने देगी, ये उससे बचाती है। बेकार शय को कार आमद शय के अंदर तब्दील करना है विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटर्स। तो अब इस सबस्ट्रेट को भाप के जरिए, स्टीम के जरिए बैक्टीरिया फ्री या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर लिया जाता है एक दफ़ा, ताकि इसमें पहले से मौजूद कोई और बैक्टीरिया ना हो, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। इसको स्टीम के ज़रिए जो है वो एक दफ़ा प्योरीफाई कर लिया जाएगा, स्टेरलाइज कर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें वो प्योर कल्चर जो है वो ऐड अप कर दिया जाएगा। अब फर्मेंटर के काम के लिहाज से हम इस फर्मेंटेशन को या इन फर्मेंटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बैच फर्मेंटर्स और कंटिन्यूअस फर्मेंटर्स। बैच फर्मेंटर्स और कंटिन्यूअस फर्मेंटर्स। बैच एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इसमें क्या होता है, हमने एक ही दफा सबस्ट्रेट डाल दिया, प्योर कल्चर डाल दिया, उसको बंद कर दिया, एनवायरनमेंट जो है उसको ऑप्टिमम प्रोवाइड कर दिया। फिक्स अरसे के बाद उसको खोला जाएगा जब हमें यकीन होगा, चूँकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म का लाइफ स्पैन या काम करने की लाइफ जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो हम उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसमें से सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो सारे के सारे अब फिर उनको सेपरेट किया जाएगा और नेक्स्ट प्रोडक्ट हासिल करने के लिए उसको दोबारा भरा जाएगा, दोबारा वही प्रोसीजर, फिर हम उसको लगा देंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि ये वक्फों से फर्मेंटेशन हो रही है, ये फर्मेंटर इस काबिल हैं कि पहले हम एक बैच निपटाएंगे, फिर दूसरा बैच, फिर तीसरा बैच, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये बैच फर्मेंटर है, या ये प्रोसेस बैच फर्मेंटेशन के ज़रिए किया जा रहा है। एक फर्मेंटर्स ऐसे हैं कि जिनमें हम लगातार प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, उसमें ऐसा वॉल मौजूद होगा कि प्रोडक्ट सेपरेट होके अलहदा आती रहेंगी, हम वो वॉल खोलेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स हासिल होंगी। अब ऊपर भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम ज़्यादा हो रहे होंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स भी कम ज़्यादा हो रहे होंगे, तो वो हम उनको टाइम बाय टाइम चेक करते रहेंगे। उनके ऊपर गेजेस लगी होती हैं, उन गेजेस के ज़रिए हम मेजर करते रहेंगे कि इसका ऑक्सीजन प्रेशर ठीक है, एयर प्रेशर इनका ठीक है, टेम्परेचर इनको ठीक दिया जा रहा, सबस्ट्रेट कितना बाकी है। हम अगर सबस्ट्रेट कम है तो और एडअप कर देंगे, और एडअप कर देंगे, फिर फर्मेंटेशन चलती रहेगी, फिर प्रोडक्ट्स हासिल होते रहेंगे, लगातार प्रोडक्ट्स हासिल होते रहेंगे। अगर बैक्टीरिया कम हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कम हो गया तो हम और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर जो है वो एडअप कर देंगे, जिससे हमें प्रोसेस रोकना नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोसेस जो है वो लगातार जारी रहेगा। अगर इन कंपैरिजन इन दोनों फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट को हम देखें तो कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो कंटिन्यूस जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे इससे भी ज़्यादा प्योर हालत में हासिल हो। अब बेटे ये जो फर्मेंटेशन है, इसके ज़रिए सिर्फ हम कुछ लिमिटेड चीज़ें नहीं तैयार कर सकते, हम अपनी ज़रूरत की तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं इनसे पैदा कर सकते हैं। हम प्रोटीन्स इनसे हासिल कर सकते हैं, एंजाइम्स हासिल कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम इनसे हासिल कर सकते हैं। ये जो फसलें बोई जाती हैं इनसे भी तो हम यही कुछ हासिल कर रहे हैं।
मतलब अब मैं बात कर रहा हूं एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर कि हमें इनके फायदे क्या हैं। सर थोड़ी जगह पर लगाकर हम इससे उतना फायदा हासिल कर सकते हैं जितना हमने एक मुरब्बा जमीन में लगा के चीज फायदा हासिल करना, बल्कि इससे भी ज्यादा। जगह कम घेरनी, फिर आपकी ज़ाया चीज़ें इस्तेमाल होनी है और उनसे कारआमद चीज़ें बननी। फिर फसल बो दी, ध्यान रखो बारिश ना आ जाए, कुछ कर सकते हैं बारिश आ गई तो हम ध्यान रखो धूप ना ज़्यादा लग जाए, इन्हें लग गई तो कुछ कर सकते हैं। ध्यान रखो इसको स्प्रे टाइम पे की है या नहीं की, इनको हशरात ना खा जाए, माइक्रोब्स ना खा जाए, बैक्टीरिया ना इनको खा जाए, पैदावार जो है फिर भी कम। तो ये सीजनल चेंजेस जो हैं उनको इफेक्ट करती हैं। तो इस फर्मेंटर की सेहत पे कोई असर है सीजनल चेंजेस का? बारिश होती है तो आंधी आती है तो आती रहे, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब सीजनल चेंजेस जो हैं वो इनकी प्रोडक्ट्स को इफेक्ट नहीं करती। A fermenter may hold several thousand liters of growth medium, so fermenters allow the production of materials in bulk quantities. Massive amounts of medicine, insulin, human growth hormone, other proteins are being produced in fermenters, and this production proves much inexpensive. बैक्टीरिया में एक दफ़ा हमने जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई करना है सर, बार बार तो नहीं करना पड़ना। उसका प्योर कल्चर हासिल करके अब बैक्टीरिया पे तो हमारी कोई लागत नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे ही फ्री हैं। हम एक बंदा सांस दूसरे बंदे की तरफ छोड़ दें, अल्लाह के फजल से अगले दिन उसको भी वही बीमारी लगी होती है। तो बाकी तो बहुत दूर की बातें। तो ना अब आपके रॉ मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल होने हैं वो महंगे मिलेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, किसी को पता चल गया ना कि ये भी इस्तेमाल होते हैं तो अल्लाह के फजल से वो भी महंगे मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो खुद से इन मेकनिज़म पे काम कर रहे हैं। मतलब वो अपनी ही जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे कारआमद चीज़ें बना रहे होते हैं और वो सेल आउट कर रहे होते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े सेटअप्स थे, अब तो माशाल्लाह हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ही नहीं इजाज़त देती कि फैक्ट्री बेसिक अपनी प्रोडक्ट बना सके, बाकी उन्होंने क्या बनानी है। लेकिन जब ये फैक्ट्रीज़ अपनी आबोताब के साथ चल रही होती थी तो अपने इर्द गिर्द किलोमीटर्स के अंदर इलाकों को बिजली फ्री में दे रही होती थी, या फिक्स मीटर पे फिक्स रेंट पे वो बिजली दे रही होती थी और 24 घंटे बिजली दे रही होती थी। फैक्ट्री अपना बिजली का निज़ाम सेल्फ सफिशेंट होती थी। उसके बाद वो अपनी कॉलोनीज़, मतलब अपने वर्कर की जो कॉलोनीज़ हैं उनको बिजली फ्री दे रही होती थी। उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द मौजूद जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते थे उनको किलोमीटर्स के अंदर, मैं ये नहीं बात कर रहा कि 2 घरों को 4 घरों को नहीं, अपनी पेरीफेरी के अंदर किलोमीटर्स के अंदर वो एक फ़िक्स अमाउंट, और वो फिक्स अमाउंट बड़ी नॉमिनल सी होती थी, 200, 300, 400, 500, और 24 घंटे बिजली रहती होती थी। चूँकि उनकी फ्री की प्रोडक्शन होती थी, वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट से उसको तैयार कर रहे होते थे।